देखिए, अब जो भी हमारे ग्रामर्स हैं उन ग्रामर्स को हम वन बाय वन करके स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ग्रामर है आपके पास में वो है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। तो जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्म करना। मतलब इस ग्रामर का काम क्या है? इस ग्रामर का काम होगा आपके सेंटेंस को ट्रांसफर करना। तो किस तरह से ट्रांसफर करते हैं? जैसे सिंपल सा इंग्लिश में हमारे पास में किसी भी गिवन सेंटेंस को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आइदर वी कैन यूज एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज क्या होगा कि आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, आपने उसे इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन खास बात क्या होती है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, आपके सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता, कभी भी कभी नहीं बदलता। तो इसी तरह से जब हमें किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हमें डिटेल्ड ग्रामर चाहिए होता है। डिटेल्ड ग्रामर, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। ये इसका बेसिक यूज हो गया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज लिंग्विस्टिक थ्योरी। लिंग्विस्टिक थ्योरी का मतलब समझते हो ना, जो लैंग्वेज की ग्रामर पे काम करती है, ग्रामर्स के रूल्स डिफाइन करती है। तो एक लिंग्विस्टिक थ्योरी है जो इंट्रोड्यूस किया था नॉम चॉम्स्की ने भी। तो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन हमने सबसे पहले पढ़े हैं अभी। तो इस ग्रामर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? चॉम्स्की ने किया था 1950s में। ठीक है, एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग द सिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। तो जो भी आपका नेचुरल लैंग्वेज है उसके सिंथेटिक स्ट्रक्चर को हमें समझना है, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का यूज करते हैं। इट डिस्क्राइब हाउ sentences are generated and transformed from basic structure, making it a crucial concept in NLP for parsing, analyzing and generating human language। यूज यही है कि कोई भी अगर आपको एक बेसिक सेंटेंस दे रखा है और उस बेसिक सेंटेंस को आप किसी दूसरे सेंटेंस पे कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मीनिंग नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, बस आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं, कंपाइलर्स की बात करते हैं, वो क्या करते हैं? अब हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो है तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही ना। तो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है कि टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो जब टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा तो मीनिंग बदलता है? नहीं बदलता, सिर्फ लैंग्वेज बदलता है। तो इसीलिए वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है। ठीक है, और इट इज यूज फॉर कन्वर्टिंग बेसिकली एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो किसी भी एक्टिव सेंटेंस को अगर आपको पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, देन फॉर दैट वी कैन यूज ट्रांसफॉर्म ग्रामर। ये इसका मेन यूज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफॉर्म ग्रामर क्या है, तो भैया ट्रांसफॉर्म करती है क्या? किसी भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और उसका सबसे इजी एग्जांपल क्या है कि आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या क्या फेजेस हैं वो आपको वन बाय वन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेजेस, स्ट्रक्चर, ग्रामर एंड कर्नल सेंटेंसेस। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ग्रामर डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ वर्ड। ग्रामर का मतलब क्या होता है? जब भी हम जैसे इंग्लिश का अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी है। तो ये हमें क्या है, एक स्ट्रक्चर पहले से सिखाया जाता है। बट क्या ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होता है? क्या जरूरी है हमेशा ही सब्जेक्ट आए? नहीं। इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट्स गो, इसमें कहाँ सब्जेक्ट है? नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर ठीक है, ट्रेडिशनल मैनर में अगर आप सोचते हो तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स को बताना होता है। तो वैसे ही अगर आप ग्रामर की बात करते हो तो जनरल ग्रामर किस पे फोकस करता है? ऑर्डर पे एंड फ्रेजेस इन द लैंग्वेजेस। और टू सिंप्लीफाई एनालिसिस, लिंग्विस्टिक फर्स्ट कंसिडर कर्नल सेंटेंसेस विच आर सिंपल सेंटेंसेस विदाउट एम्बेडेड क्लॉजेस। मतलब सबसे पहले हम, कर्नल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, कि आप सबसे छोटे से छोटे एक सेंटेंस लिखना है। अब वो छोटे से छोटे सेंटेंस में ग्रामर के क्या क्या रूल्स लगेंगे? जैसे आप क्लोजेस लगा दोगे, आपने एंड और नाइदर और आइदर और टाइप के क्लोजेस लगा दिए, तो फिर क्या होने लग जाएगा? दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट होने लग जाएंगे। पर हम यहाँ पे कर्नल सेंटेंसेस की बात करते हैं जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल द एलिफेंट स्लिप्ड, तो ये क्या है? एक ही सेंटेंस है। आप देखोगे दे कॉट द थिफ, ये एक ही सेंटेंस है। ही गेव ए फ्लोवर टू द गर्ल, ये एक ही सेंटेंस है। तो यहाँ एक से ज्यादा सेंटेंस हम कंसिडर नहीं करते फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, तो ईच सेंटेंस इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट। तो कोई भी अगर आपको सेंटेंस लिखना है, देखो नॉर्मली हमें ग्रामर में क्या समझाया जाता है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं, एवरी सेंटेंस कंटेन टू थिंग, सब्जेक्ट फॉर्म और प्रेडिकेट। तो इसीलिए हमें क्या समझाया जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को अगर आपको प्रॉपर समझना है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, जहां हमें समझ में आएगा कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या सिखाया गया है? सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट्स।
ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के बेसिकली क्या कंसिडर होगा, एनपी जिसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, ठीक है, और प्रेडिकेट के अंदर क्या आएगा, वीपी यानी वर्ब फ्रेज। तो ये क्या हुआ आपका, एक तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही तो हुआ, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, पहले उसका एनपी क्या है, दूसरा उसका वीपी क्या है, मतलब नाउन क्या है और वर्ब क्या है, और वो ब्रेक होता रहेगा इंडिविजुअली जब तक आप एक एक वर्ड्स के बारे में डिटेल से नहीं बता देते, मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट आया है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है, कहाँ आर्टिकल आया है, उन सब के बारे में हमें बताना होता है। तो यूजिंग फ्रेजेस स्ट्रक्चर रूल्स वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज, तो कैसे लिख सकते हो, या तो आपके पास सीधा का सीधा कोई एक सेंटेंस होगा, एज फॉर यहाँ होता है सेंटेंस, मतलब कैसे लिखेंगे कि मान लो हमें स्टार्ट करना, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे कि हो सकता है ये आपका नाउन वाला पार्ट आ गया और ये आपका वर्ब वाला पार्ट हो गया, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो यानी जो भी आपको स्ट्रक्चर लिखना है यहाँ पे, उसको पहला तरीका क्या होगा लिखने का कि यहाँ से आपका सेंटेंस आएगा, जो ब्रेक हो गया यहाँ आपका नाउन वाला आएगा और यहाँ वर्ब वाला आएगा, ठीक है। या फिर दूसरा कैसे लिख सकते हो, तो डायरेक्ट आप वीपी से स्टार्ट कर सकते हो, यानी वर्ब फेज से स्टार्ट कर सकते हो। तो वर्ब फेज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो वर्ब फेज के अंदर या तो डायरेक्ट आपका वर्ब ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे वर्ब फेज के अंदर डायरेक्ट या तो आपका वर्ब भी आएगा, या आपका एनपी और पीपी, एनपी का मतलब आपका सिंपल सा क्या है, ये ऑप्शनल है, एनपी वही नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज है ना, तो ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं आए, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेडिकेट के लिए आ गया, ठीक है, और ये आपके नाउन के लिए आ गया, ऑप्शनल है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसका मतलब यहाँ वी आ सकता है, उसके अलावा एन पी आ सकता है, उसके अलावा ये पी पी भी आ सकता है, इसमें से ऐसा कोई गारंटी नहीं है दोनों आए, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, या हो सकता है ये वर्ब के साथ आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग डिक्टेट होते हैं यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमें दिया है, ही गेव ए फ्लावर टू द गर्ल, एक सिंपल सा सेंटेंस है कि ही गेव ए फ्लावर टू द गर्ल। तो इसके लिए इसका वीपी स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो हम वीपी स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे कि वीपी आएगा, वीपी में सबसे पहले वी आएगा, फिर एनपी आएगा और फिर पीपी आएगा। मतलब इसका मतलब यहां से जब इस सेंटेंस को मैं लिखूंगा, इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आपका वीपी आएगा और वीपी के अंदर यहाँ वी आ गया, यहाँ आपका एनपी आ गया और यहाँ पे आपका पीपी आ गया। वी किसको डिफाइन करेगा, तो वी आपका डिफाइन करेगा गिव को, ठीक है। एनपी किसको डिफाइन करेगा, एनपी आपका डिफाइन करेगा ए फ्लावर को, ठीक है, और पीपी किसको डिफाइन करेगा, टू द गर्ल को, टू द गर्ल। तो ये हमने वीपी को डिफाइन किया है, बट एग्जैक्टली सेंटेंस हमारा यहाँ था, तो हो सकता है सेंटेंस में यहाँ पे और एनपी, और इस एनपी के अंदर हमने ही की भी बात किया है, तो हो सकता है ही आ जाए, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसको जब आप लिखोगे तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये एस है, ये एनपी है, एनपी के अंदर ही आ गया आपका, ठीक है, आपका नाउन ही तो है बेसिकली देखा जाए। तो फिर यहाँ वीपी और ब्रेक हो रहे हैं, जिसमें वी आ रहा है, एनपी आ रहा है और पीपी आ गया, तो पूरा सेंटेंस कैसे ब्रेक हो गया, ही गेव ए फ्लावर टू द गर्ल। अब अगर इसको हम और ब्रेक करना चाह रहे हैं तो और भी ब्रेक हो सकता है, बट उसके लिए और डिटेल्ड ग्रामर आपको आना चाहिए। बट अगर ये सेंटेंस है और इसको अगर हमें लिखना हो किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन रूल में, तो दैट्स द वे ऑफ राइटिंग दिस, क्लियर, ठीक। और these phrases structure rules help analyze sentences structures but face limitations by dealing with the complex transformations, क्योंकि ये कर्नल सेंटेंस के लिए ही होता है जैसे हमने समझा। तो बेसिक सेंटेंस पे ही आप इसको यूज कर सकते हो, ज्यादा डिटेल्ड आएंगे तो रूल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। द नीड, अब इसकी नीड क्या है बेसिकली, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेजेस स्ट्रक्चर ग्रामर वर्क्स वेल फॉर बेसिक सेंटेंसेस, वेल फॉर बेसिक सेंटेंसेस फॉर्मेशन बट स्ट्रगल्स विद सेंटेंस वेरिएशंस, ठीक है। जैसे जैसे आपके सेंटेंसेस में वेरिएशंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, वहां हमारा दिक्कत आएगा ही आएगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे ये दो सेंटेंसेस आपके पास, पहला क्या लिखा है, दे कॉट द थिफ, और दूसरा क्या लिखा है, द थिफ दे कॉट। कोई मतलब बदला इन दोनों का नहीं, बात तो एक ही है। अरे अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखोगे तो दे कॉट द थिफ और द थिफ द कॉट, तो एक ही सेंटेंस को हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरा वाला सेंटेंस है, ये ज्यादा घुमाया। अरे पहले वाला तो डायरेक्ट समझ में आ गया, इसको तो हम अभी लिख देंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, पर दूसरा वाला थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है। तो इन सेंटेंस 2 द थिफ इज नॉट द सब्जेक्ट। अब ये क्या आपके पास कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे, टेक्निकली नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं था, ये अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर ये सब्जेक्ट थोड़ी था, क्योंकि ये तो बाद में आना था, बाद में आना था। तो इन सेंटेंस 2 द थिफ इज नॉट द सब्जेक्ट बट अपीयर्स एट द बिगिनिंग। तो एडिशनली द एक्सेप्टेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीम मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन,
तो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर फेल्स टू अकाउंट फॉर दिस रिकॉर्डिंग। इसीलिए हमने क्या बोला कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो जब एक्टिव से पैसिव बनेगा तो क्या बदलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते हैं ना आपके, एक्टिव पैसिव का वही तो रूल होता है। तो इसका मतलब आपने इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, और मतलब आपने इसको क्या करके लिखा, आपने ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। और ट्रांसफॉर्म करके लिखा हुआ सिंटेक्स सिंपल ग्रामर में नहीं लिखा जाता, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन आर नीडेड फॉर, जैसे सिंपल सा ये पैसिव आ गया, अभी समझ में अभी कहाँ कहाँ यूज होगा, जब आपको पैसिव लिखना। अरे अब हम आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है। उसमें एक तो आपको समझ में आ गया कि जब भी एक्टिव का पैसिव लिखना हो, लिखना ही लिखना है, तो पैसिव के लिए तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। पैसिव जब भी आएगा आपको ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर लिखना है। दे कॉट द थिफ, ठीक, तो द थिफ वाज कॉट बाय देम, तो ये क्या है, दे कॉट द थिफ क्या है, हमारा एक्टिव है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसिव है। तो इस पैसिव के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर लिखना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है आप WH मोमेंट्स की बात कर रहे हो, WH वर्ड्स सिंपल सा, यू शो व्हाट, अब इसी को आपने कन्वर्ट करके लिखा व्हाट डिड यू सी। ठीक है, तीसरा कहाँ यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन, लाइक सी इज सिंगिंग, और इसी को आपने कन्वर्ट करके लिखा है इज सी सिंगिंग, इज सी सिंगिंग। ठीक है, वैसे आपने क्या लिखा है, आपके टॉपिकलाइजेशन कर दिया आपने, द थिफ आई बिलीव दैट दे हैव कॉट, तो ये आपने अपनी तरफ से कंक्लूजन निकाल दिया। तो ये घुमा फिरा के सारी की सारी चीजें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। आप एक सेंटेंस को दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। बेसिकली दो तरह के थीम हमें याद रखना है, पहले एक्टिव से पैसिव में जाना है, या किसी भी सिंपल क्वेश्चन को आपको WH वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, इन दैट पार्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर यूज करते हो। तो द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन दीज चेंजेस इज थ्रू मूवमेंट रूल्स which modify the position of phrases, and this is where transformation grammar comes into play। वही जब भी आपको पोजीशन बदलना है, याद रखना पोजीशन बदलना है मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर लगा रहे हो। ठीक है, अब इसमें जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दो तरह से हम स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करते हैं। पहला होता है डीप स्ट्रक्चर और दूसरा आपका होता है सरफेस स्ट्रक्चर। तो डीप स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द एक्टिव और सरफेस स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द पैसिव। जैसे आपने एक्टिव को पैसिव में बनाना है तो वैसे डीप जस्ट लाइक द एक्टिव एंड सरफेस इज जस्ट लाइक द पैसिव। तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर ऑपरेट्स ऑन टू लेवल। पहला आपका डीप स्ट्रक्चर आ गया, तो द अंडरलाइंग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बिफोर एनी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो इट इज जस्ट लाइक एक्टिव ना, यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका सरफेस आ गया, मतलब आपने चेंजेस कर दिए। तो द फाइनल सिंथेटिक फॉर्म आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पैसिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस द थीफ दे कॉट, द डीप स्ट्रक्चर प्लेसेस द थीफ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉट बट द ट्रांसफॉर्मेशन मूव इट टू द बिगिनिंग इन द सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इसी को समझने के लिए एक ही सिंपल सा आपका एग्जांपल, सिंपल कि अगर आप इसको और डिटेल से समझना चाह रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये आपने सेंटेंस लिया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, यहाँ ऑक्सिलरी आ गया, यहाँ प्रेडिकेट आ गया। तो सब्जेक्ट में NP के अंदर आपने क्या लिया, हिज फ्रेंड। ठीक है, ये ऑक्सिलरी में कोई पास्ट फॉर्म आपने लिया होगा। ठीक है, प्रेडिकेट के अंदर VP के अंदर क्या आ गया, मैन के अंदर आपका कैरिड आ गया, ये वर्ब है। NP के अंदर आपका हिम आ गया और PP के अंदर टू द हॉस्पिटल आ गया। तो ये क्या है, ये आपका एक्टिव है। अब आपने इस एक्टिव को क्या किया, ये आपका डी स्ट्रक्चर है ना, डीप स्ट्रक्चर, मतलब आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, ये विदाउट चेंजेस है। अब आपने जैसे इसमें चेंजेस कर दिया आपका ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, मतलब यहाँ से आपका पैसिव बन गया। तो पैसिव बनते ही क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड कैरिड हिम टू द हॉस्पिटल का पैसिव क्या हो जाएगा, ही वाज कैरिड बाय हिज फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर ये इसका क्या बन जाएगा, आपका ट्री डायग्राम बन जाएगा। तो नॉर्मली क्या समझ में है कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का मेन यूज क्या है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में, जिसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर यानी एक्टिव पैसिव। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर कंसिस्ट ऑफ टू मेन सब कंपोनेंट्स। यहाँ पे दो सब कंपोनेंट्स आप यूज लेते हो। पहला आपका फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स और दूसरा आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन रूल। तो फ्रेज मतलब जनरेट द डीप स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो भी हमने किया। दूसरा आपका यहाँ पे सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर टू द फॉर्म डिफरेंट सेंटेंस, मतलब ये आपका डीप के लिए काम आएगा और ये आपके सरफेस के लिए काम आएगा। और द ओवरऑल प्रोसेस फॉलोज द सीक्वेंस। अब कैसे सीक्वेंस फॉलो होगा, तो सबसे पहले आपका फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स आएंगे, उसके बाद में आपके लेक्सिकल इंसर्शंस आएंगे, उसके बाद में आपका डीप स्ट्रक्चर एंड देन आपके सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन में आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सरफेस स्ट्रक्चर आएगा और फिर फोनेटिक इंटरप्रिटेशन आएगा। ये इसके पूरे सेंटेंसेस का लिखने का तरीका होता है। तो दिस फ्रेमवर्क इज नोन एज द स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ ग्रामर
as proposed in Chomsky synthetic structure and aspects of the theory of syntax basically। ठीक है, तो ये आपके पास और सिंपल सा कहाँ कहाँ काम आएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर ऑब्वियस है सबसे ज्यादा जगह काम आने वाला है। कहाँ काम आएगा, आपका सिंथेटिक पार्सिंग करना है, आपको मशीन का ट्रांसलेशन करना है, चैटबॉट्स बनाने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाना है, या आपको टेस्ट को समराइज करना है। अरे इन सब में क्या करना पड़ता है, इन सब में कहीं ना कहीं आपका ओरिजिनल सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं तो चेंज होगा। तो आप तो सिंपल सा ये समझो, जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके लिखना है, ओरिजिनली उसे चेंज करना है। अब आपको टेस्ट की समरी बनानी है, तो समरी कैसे बनेगी, एक बड़ा सा पैराग्राफ आप शॉर्ट में लिख रहे हो, तो जब आप शॉर्ट में लिखोगे तो चैट जीपीटी में देखो क्या होता है, आपने एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, अब वो आप उससे कहो शॉर्ट कर दो तो उसमें से बिल्कुल शॉर्ट कन्वर्जन निकाल के आपको दे देगा, और वो शॉर्ट कन्वर्जन में जो सेंटेंस होंगे और ओरिजिनल पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस होंगे बिल्कुल अलग होंगे, बट ऑल ओवर मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। और ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, आप किसी भी टाइप की ग्रामर को यूज कीजिए, जैसे अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर यूज किया, अभी हम केस ग्रामर यूज करेंगे, ठीक है, तो उन किसी भी ग्रामर में मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, आप स्ट्रक्चर बदल सकते हो, मीनिंग ही यही होता है ग्रामर का। ठीक है, तो ये आपका पहला ग्रामर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। दूसरा आपके पास आता है केस ग्रामर। तो केस ग्रामर का जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, केस, केस मतलब अब हम चीजों के केसेस बनाएंगे, मतलब अब हमारे पास जैसे अभी तक हमने जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो सिंपल फॉर्म में लिखे, सिंपल ट्रेडिशनल ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दैट। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं उनको हम और डीप लिखें, डीपर वे में जाना चाह रहे हैं। तो डीपर वे में अगर आपको जाना होगा तो देन यू कैन गो विद द केस, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। मतलब हो सकता है एक ही आपके पास में सिचुएशन है, उसके मल्टीपल सिचुएशंस पॉसिबल हो, आप ऐसे समझिए। तो जहाँ पे भी आपको केसेस बनाना होता है या आपको डीप मीनिंग बताना होता है, वहां पे हम लोग केस ग्रामर का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो प्रपोज बाय चार्ल्स फिल्मोर, इसीलिए इसको आप चाहो तो केस ग्रामर या इसको फिल्मोरे ग्रामर भी कहते हैं, फिल्मोरे ग्रामर। ठीक है, जैसे आप देखोगे अपने सिलेबस में लिखा हुआ तो आपको केस ग्रामर और फिल्मोरे ग्रामर एक ही मतलब होता है। तो जिन्होंने बनाया था उनका नाम फिल्मोरे था, 1968 में इन्होंने इस ग्रामर को बनाया था। ठीक है, केस ग्रामर इज ए लिंग्विस्टिक थ्योरी। जितनी भी ग्रामर है सब लिंग्विस्टिक ही होती है। ग्रामर का मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन, इन सबको आइडेंटिफाई करना। तो जहां ग्रामर लग गया वहां लिंग्विस्टिक थ्योरी आएगी आएगी। ठीक है, दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ द डीप केसेस। काम क्या है यहाँ पे, ये देखो ये रहा। अगर आप केस ग्रामर्स का बात करोगे तो केस ग्रामर का मेन काम होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको वो डिटेल में जाके चीजों को डिफाइन करना है केसेस में, इसलिए इसको केस ग्रामर कहते हैं। ठीक है, सेमेंटिक रोल्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, और अनलाइक द ट्रेडिशनल सिंथेटिक एनालिसिस विच फोकस ऑन सरफेस लेवल ग्रामर। अगर आप सिंपल ग्रामर की बात करते हैं तो हम क्या क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स, वही जो हम जानते हैं। यहाँ ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होगा, यहाँ हम सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, या इनकी जगह पे खुद की इनकी फ्रेजेस आ जाएंगे और उनमें इन सबको फिर डिफाइन किया जाएगा। तो केस ग्रामर एग्जामिन्स हाउ वर्ड्स रिलेट टू द एक्शन इन द सेंटेंस बेस्ड ऑन द सेमेंटिक रोल्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ हम एक्शन की बात करें कि जो भी आपने उस सेंटेंस में लिखा है, उस सेंटेंसेस में जो भी आपके रोल्स हैं, उन रोल्स का एक्शन क्या है, उस रोल के एक्शन के बिहाफ पे यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में उस सेंटेंस को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे की कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे तो नॉर्मली बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीडिकेट एंड द केसेस का, वही सब्जेक्ट वर्ब जैसे अभी हमने देखा। तो सबसे बेसिक तो हमारे पास प्रीडिकेट तो आएगा आएगा, उसके साथ में केसेस आएंगे। अब वो केसेस क्या क्या होंगे, वो सारे केसेस मैंने यहाँ लिख रखे। ठीक है, तो प्रीडिकेट, प्रीडिकेट मतलब वर्ब सिंपल। तो predicate is central to the sentence structure and determines the roles of associated noun phrases, and cases define the relationship between the predicate and its associated words। तो predicate का मतलब आप verb की बात कर रहे हो, सिंपल verb की बात कर रहे हो, तो verb related चीजें सारी की सारी कहाँ पे आ जाएगी, predicate and cases के अंदर। अब इसके बारे में अब आप डिटेल से बताना चाह रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, खूब सारे डीप केसेस डिफाइन है, खूब सारे, जैसे मैंने लगभग सारे ही लिख दिए। तो यहाँ पे केसेस कैसे बनते हैं, जैसे आपने सबसे पहले लिखा एजेंट, तो एजेंट क्या है, आपका केस। तो एजेंट किसके काम में आएगा, द एंटिटी दैट परफॉर्म द एक्शन। जैसे जॉन बैग ए केक, तो जॉन क्या है, एक्शन करने वाला, तो जॉन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एजेंट बन जाएगा, ना कि इसे अब हम सब्जेक्ट बोलने वाले हैं या नाउन बोलने वाले हैं, या वो वर्ब नहीं होते जो सिंपल सेंटेंसेस में होते हैं। तो एजेंट मतलब जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस का मतलब द एंटिटी दैट परसीव्स और फील्स समथिंग। ठीक है, लाइक सुजान हियर द म्यूजिक, तो सुजान को कुछ फील हो रहा है, हाँ मैं म्यूजिक सुन रही हूँ,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंसर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट द टूल यूज टू परफॉर्म एन एक्शन, जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, एक्शन परफॉर्म, उस टूल को हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। सोर्स मतलब द ओरिजिन ऑफ द एक्शन, जहां से वो एक्शन हो रहा है, लाइक द न्यूज कम फ्रॉम रिलायबल सोर्स, तो जहां से भी न्यूज आ रही है। गोल मतलब द डेस्टिनेशन और एंड पॉइंट ऑफ द एक्शन। ये अलग अलग टर्म्स है यहाँ पे, एजेंट, एक्सपीरियंसर, इंस्ट्रूमेंट, सोर्स, गोल, खूब सारी टर्म्स है, देखो लॉट ऑफ टर्म्स आते हैं। ठीक है, लोकेशन द प्लेस वेयर द एक्शन हैपेंस, टाइम व्हेन द एक्शन अकर्स, किस टाइम पे हुआ, स्टिमुलस द एंटिटी दैट ट्रिगर्स एन इमोशन और सेंसिटिव रिस्पॉन्सेस, जैसे लाइक लाउड नॉइजेस स्टार्टेड द बेबी बेसिकली। ठीक है, थीम आ गया आपका द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग एन एक्शन बट नॉट चेंजिंग स्टेट। उसके अलावा आपका पेशेंट आ गया द ऑब्जेक्ट दैट अंडरगोज एन एक्शन एंड चेंजेस इट्स स्टेट। फोर्स या नेचुरल कोच एन इम्पर्सनल एंटिटी परफॉर्म्स एन एक्शन, recipient में the entity receiving an object, beneficiary the entity for which benefit the action is performed, manner the way an action is performed, purpose the reason for the action, cause the reason behind the action। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, कुछ बेसिक टर्म्स 2-4 बार पढ़ोगे वैसे ही आपको याद हो जाएगा, सब लिखना जरूरी नहीं, मैंने लगभग सारे लिख दिए। ठीक है, फिर अब आपके पास में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, केस फ्रेम्स। अब उन केसेस को आप फ्रेम कैसे करोगे, तो केस फ्रेम डिफाइंस which deep cases are required for a particular verb। अब ये तो मैंने इतने सारे लिख दिए, खूब सारे, हर एक वर्ब्स के साथ में रिलेट होने वाले, बट इनमें से कौन से वाले डीप केसेस आपके काम आने वाले, उसको हम यहाँ बोलते हैं केस फ्रेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में बात करते हैं, सिंपल ट्रेडिशनल थी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है जैक ईट द पिजन, तो अब आपको समझ में आया कि जैक क्या है, जैक एजेंट है, अरे जो करता है वो सब एजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, एट द पिज्जा में, तो पिज्जा क्या है यहाँ पे, पिज्जा आपका थीम। वैसे अगर आप बोलते हो मैरी गिव जॉन द बुक, तो यहाँ पे एजेंट कौन है, मैरी है, रिसीव कौन कर रहा है, जॉन है, तो रिसिपेंट बन जाएगा, और थीम कौन हो जाएगा, द बुक हो जाएगा। थीम का मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या है, द ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग एन एक्शन बट नॉट चेंजिंग स्टेट। और ये ऑब्जेक्ट ही तो है, अगर आप ये बात करते हो बुक हो गया, पिज्जा हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, अपनी स्टेट नहीं बदल रहे, तो हम यहाँ पे कुछ क्या लिख रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसा कुछ लिख रहे हैं, नहीं। यहाँ पे डीप सेंसेस आता है जिसके अंदर अपने टर्म्स ऑलरेडी हैं, डिफाइंड होते हैं। हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन सिंपल सा क्या होगा, तो फिल्मोरे प्रपोज ए यूनिवर्सल हायरार्की फॉर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कैसे आएगा, सबसे पहले एजेंट आएगा, जैसे हम लिखते हैं ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले एजेंट आएगा, फिर इंस्ट्रूमेंट आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये इसका सीक्वेंस चलता है सारा का सारा। ठीक है, तो इफ ए वर्ब केस फ्रेम इंक्लूड्स एन एजेंट इट बिकम्स द सब्जेक्ट, और इफ नॉट द नेक्स्ट अवेलेबल डीप केस, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपके परफॉर्म हो जाएंगे। और केसेस यहाँ पे दो तरह के आपके केसेस होंगे, पहला आपका ऑब्लिगेटरी केसेस और दूसरा आपका ऑप्शनल केसेस। ऑब्लिगेटरी मतलब एसेंशियल फॉर ग्रामेटिकल करेक्शंस, कोई भी ग्रामेटिकल करेक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे कि मेरी गेव द एप्पल्स, तो रिमूविंग द रिसीव्स मेक्स इट अनग्रामेटिकल। अब आपने मेरी गिव द एप्पल फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने एप्पल हटा दिया तो कोई सेंस इसका, कोई सेंस नहीं। दूसरा आपका ऑप्शनल होता है, कैन बी ओमिटेड विदाउट मेकिंग द सेंटेंस अनग्रामेटिकली, जहां पे हो सकता है आप हटा दो, लाइक फॉर एग्जांपल ही एट वर्सेस ही एट ए सैंडविच। अब मैंने यहाँ पे लिखा ही एट, और मैंने ही एट के आगे लिख दिया ए सैंडविच, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या ग्रामर अनग्रामेटिकली या गलत बन जाएगा, नहीं, उसने कुछ खाया बस, ठीक है, सेंस तो निकल के आ रहा है, क्या खाया वो नहीं पता चल रहा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्या कर देते हो, एप्पल को हटा देते हो, तो मैरी गेव क्या, तो वो आपका जो ग्रामर का रूल है वो वॉलेट हो जाएगा। तो ऑब्लिगेटरी मतलब जो कंपल्सरी, जिसको आप हटा नहीं सकते, और ऑप्शनल का मतलब कि आप हटाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ये आपका हो गया केस ग्रामर। तीसरा आपके पास आता है सिमेंटिक ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेंटिक्स पे अपन प्रॉपर फोकस करते हैं, जैसे सिंटैक्स तो सिमेंटिक्स है, तो सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ना, अरे सिंटैक्स का मतलब तो स्ट्रक्चर होता है, पर सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। तो अब आप यहाँ पे पूरा डीप में मीनिंग पे ही फोकस करने वाले हो। तो सिमेंटिक ग्रामर इज द अप्रोच इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट फोकस ऑन एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस रेदर देन जस्ट देयर सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। तो जब भी आप किसी भी सिमेंटिक की बात करोगे, आप वहां पे उस सेंटेंस के मीनिंग की बात करोगे, स्ट्रक्चर की, देखो नॉर्मली एक तो हम स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करने का मतलब आप ग्रामर की बात कर रहे हो, बट अगर आप डीप मीनिंग की बात करते हो तो मीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिमेंटिक ग्रामर यूज करते हैं।
ठीक है। तो अनलाइक द ट्रेडिशनल सिंथेटिक ग्रामर विच कैटेगराइज वर्ड बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच जस्ट लाइक द नाउन वर्ब और एडजेक्टिव, सिमेंटिक ग्रामर क्लासिफाइज वर्ड बेस्ड ऑन देयर मीनिंग एंड रूल्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब उसका मीनिंग क्या होगा और उसका रोल क्या होगा वो यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है। और इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द मशीन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, डायलॉग सिस्टम एंड नॉलेज बेस्ड एआई। हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो क्या है सिंपल था, सिमेंटिक ग्रामर इज फॉर्म्ड सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक दैट इनकॉर्पोरेट्स सिमेंटिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो ग्रामर में से सिमेंटिक स्ट्रक्चर को निकालने के लिए जो आप ग्राम यूज करते हो उसे अपन कहते हैं सिमेंटिक ग्रामर। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द सेंटेंस बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर एंड सिंटैक्स अलोन, इट कैटेगराइज वर्ड्स एंड फ्रेजेस बेस्ड ऑन देयर रूल्स एंड मीनिंग्स। ये भी अपन ने समझ लिया, ठीक है। ये अकेले सेंटेक्स पे फोकस ना करके किस पे फोकस करेगा, मीनिंग क्या है और उस मीनिंग में किसका क्या रोल है, उसको हम यहाँ पे डीपली डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिशनल सेमेंटिक पार्सिंग करना है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आपने क्या लिखा, जॉन बॉट ए बुक। जैसे ये आपके पास एक सिंपल सा सेंटेंस। जैसे ट्रेडिशनल साइड में क्या लिखोगे, जॉन बॉट बुक। तो जॉन क्या हुआ सब्जेक्ट, बॉट क्या हुआ वर्ब और बुक क्या हुई ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्टाइल है। तो अगर आपको सिंपल स्टाइल लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, पर इसी को अगर आप उस सिमेंटिक स्टाइल में लिखना है तो कैसे लिखोगे, जॉन बॉट ए बुक। तो एजेंट कौन है आपका, जॉन, ठीक है। तो जॉन पर्सन परफॉर्मिंग एक्शन। अभी तो हमने बोला ना कि एक्शन और मीनिंग दोनों लिखने, तो कौन है एक्शन, तो एजेंट कौन हमारा, जॉन। फिर आपके पास एक्शन क्या है, बॉट। बॉट एक एक्शन ही तो हुआ। और तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपका बुक। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हो वैसे यहाँ पे एजेंट एक्शन और ऑब्जेक्ट लिखा गया। मतलब आप स्ट्रक्चर के बजाय यहाँ पे मीनिंग और एक्शन पे ध्यान दोगे, ये यहाँ पे मेन चीज होती है, ठीक है। कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले आपके पास आएगा सिमेंटिक कैटेगरीज। तो सिमेंटिक कैटेगरीज में क्या क्या आएगा, सिंपल। तो सिमेंटिक ग्रामर ग्रुप्स वर्ड्स इनटू सिमेंटिक कैटेगरीज रेदर देन सिंथेटिक वंस। जैसे अब आपका एंटिटीज क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक्शंस क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, टाइम एक्सप्रेशंस क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्वांटिटीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा और रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये 5 यहाँ पे कैटेगरीज बनती है। एंटिटीज में लाइक पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसेस, जो भी आपके है, जिसे अपन सिंपल नाउन बोल सकते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है, एनी प्लेस, पर्सन, कंडीशन। तो जो आपका नाउन होता है वो यहाँ पे एंटिटी बन जाएगा। एक्शन मतलब इवेंट्स, प्रोसीजर, जैसे बॉट, ट्रेवल, जिसे हम सिंपल से क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल हमारे पास में नाउन हुआ वो एंटिटी बन गया, एक्शन हमारा क्या बन गया, वर्ब बन गया यहाँ पे, ठीक है। और टाइम एक्सप्रेशन में जो भी आपका टाइम, यस्टरडे, लास्ट वीक, जो भी आप लिखना चाह रहे हो। क्वांटिटीज में 3 बुक्स, ए डजन एप्पल, जस्ट लाइक क्वांटिटी मेंशन करना है। रिलेशनशिप में ऑनर, थीफ, लोकेशन, ये सब आपके रिलेशनशिप में आ गए। तो 5 कैटेगरी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो जो आप सिमेंटिक को डिफाइन करोगे। और दिस कैटेगरीज अलाउ एनएलपी सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग रेदर देन जस्ट पार्सिंग सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम यूज करते हैं केस फ्रेम्स का। तो केस फ्रेम्स मतलब सिमेंटिक ग्रामर यूजेस केस फ्रेम्स, ठीक है, जो कि फिल्मोरे के फ्रेम्स की तरह ही होती है, टू अंडरस्टैंड हु डज व्हाट टू हु, क्या, कब, कैसे। तो ये वही तो है फ्रेमिंग, जैसे वहां लिखे थे हमने। वहां थोड़ी ज्यादा टर्म्स होती है क्योंकि वो केस पे डिपेंड करती हैं, तो वहां पे हमने बहुत सारी टर्म्स बना दी। यहाँ बहुत बेसिक सी टर्म्स होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल इन सेंटेंसेस रोल लेबलिंग आपने लिखा एलिस गिव बॉब ए बुक। तो सिंपल से अभी हमने समझ लिया है। तो वो परफॉर्म द एक्शन एलिस, तो एलिस क्या बन जाएगा, एजेंट, ठीक है। वो रिसीव्ड इट, रिसिप्ट कौन है, बॉब। व्हाट वाज ट्रांसफर्ड, थीम, तो ये आपका बुक हो जाएगा। तो वही सेम तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो जैसे आपका फिल्मोरे था। एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो इसको आप मशीन ट्रांसलेशन में यूज कर सकते हो, चैटबॉट्स और कन्वर्जन्स में यूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हो, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो और सेंटिमेंटल एनालिसिस में यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो कोई एक ग्रामर किसी भी सिस्टम, एनएलपी का कोई भी सिस्टम अगर बनाना है तो जरूरी नहीं है एक ही ग्रामर से बनेगा। हर एक ग्रामर का अपना एक सिग्निफिकेंस यूज होता है। तो आप मल्टीपल ग्रामर्स लगा के और फिर क्या करते हो, उसके एग्जैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो ये आपकी जितनी भी बेसिक ग्रामर से ये हो गया, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में रखते हैं।